महमूद खान ने, जो केपीके के चीफ मिनिस्टर हैं, पीटीआई से भले ताल्लुक हो, लेकिन बुनियादी जिम्मेदारी उनकी है कि केपीके के हुकूक की बात करें, वहाँ रहने वाले लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें, उनके वसाइल पर पड़ने वाले डाके के खिलाफ आवाज़ उठाएं। लेकिन उनको भी इतनी तौफीक नहीं हुई कि वो ये कह सकते कि इतने पैसे हमें वफाक ने कम दिए हैं और वो पैसे हमें मिलते तो हम अपने सूबे के लोगों की भलाई के ऊपर खर्च करते। उन्होंने नहीं बात की। अगर सूबा सिंध की हुकूमत बात करती है तो बुरा लगता है। सर, इस हुकूमत के आने के बाद, बल्कि शायद PMLN की हुकूमत से शुरू हो गया था सिलसिला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जिसको ये चोरों की हुकूमत कहते हैं, जिसको ये लुटेरों की हुकूमत कहते हैं, जिसको ये नाअहलों की हुकूमत कहते हैं, उस हुकूमत के दौरान जब एक ग्लोबल रिसेशन था, पूरी दुनिया की मईशतें बैठ रही थी, हमारे मुल्क में सैलाब आए, सुपर फ्लड आया और बहुत बड़ी तबाही हुई। हमारे मुल्क में बेपनाह बारिशें हुई जिसकी वजह से आपकी मईशत को बहुत दचका पहुंचा। और हमारे मुल्क में इनके जो सरपरस्त दहशतगर्द थे TTP के, वो छाए हुए थे, वो कत्लो गारतगरी मचाई हुई थी और उन दहशतगर्दों के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन जारी थे। इन तमाम बड़े बड़े चैलेंजेस के बावजूद पीपल्स पार्टी की हुकूमत में आप एक्सपोर्ट उठा के देख लीजिए कि हम कहां लेकर गए, आप रेमिटेंसेस उठा के देख लीजिए कि हम कहां लेकर गए, मजदूरों की तनख्वाहों में इजाफा उठा के देख लीजिए कि हम कहां लेकर गए। और उन तमाम क्राइसिस के बावजूद उस वक्त जब हमारी हुकूमत आई तो इस मुल्क में जो फूड आइटम्स हैं वो हम 500 मिलियन से ग़ालिबन $1.5 अरब से हम वो इंपोर्ट करते थे। जब पीपल्स पार्टी हुकूमत छोड़ के गई तो वो इंपोर्ट वाला काम ख़त्म हो गया था और हम $500 मिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे थे। इसका मतलब ये था कि हमने $2 अरब का वो जो एक्सपोर्ट था उसका बढ़ाया था, फूड आइटम्स का, जो हम यहाँ खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद इनकी हुकूमत देखें, माहिरों की हुकूमत, कारीगरों की हुकूमत, और कहा हमारे पास तो हर चीज़ का माहिर बैठा है, हम यूँ आएंगे, यूँ चुटकी बजाएंगे और हर शे ठीक हो जाएगी, और फिर करप्शन भी नहीं करेंगे। जाहिर है अगर पीपल्स पार्टी के दौर में पता नहीं कितने 100 अरब की रोज़ उन्होंने करप्शन बताई थी, वो भी नहीं हो रही होगी, वो पैसा भी सारा बचना चाहिए। ये करप्शन भी नहीं कर रहे हैं, इनके पास माहिर भी बहुत हैं, एहतसाब भी बड़ा ज़बरदस्त कर रहे हैं, सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं, लेकिन मुल्क की नैया डूब रही है, मईशत का जुलूस निकल रहा है, चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। सर, मैं ये समझता हूँ कि हमारे कहने पर तो इनको यकीन नहीं है। भाई, जो आपकी अपनी स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स आती हैं वो तो सच्ची होंगी ना, वो आपके लोग लाते हैं, बनाते हैं, हम तो नहीं बनाते हैं। जो स्टेटिस्टिक्स ब्यूरो है पाकिस्तान का, उसका जो डेटा है वो हम तो नहीं बनाते हैं, वो तो आप बनाते हैं। जो बजट के अंदर आप फिगर्स पेश करते हैं कौमी असम्बली में, हम तो नहीं पेश करते हैं, वो आप पेश करते हैं। हम जो कहते हैं छोड़ दीजिए सर, ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स का डेटा ले लें, आप इनकी स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट आती है उसको ले लें, आप आपकी जो ये बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है उसको उठा के ले लें, इनके बजट के अपने फिगर्स उठा के ले करें। सर, मुझे लगता है कि हमें इनके ऊपर कालक मलने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही कागज़, वही अल्फाज, वही तादाद। में इजाफा नहीं किया तो 1000 अरब कैसे इकट्ठा करेंगे? सर, हम अगर यहाँ खड़े होकर कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब कि हमने नया टैक्स नहीं लगाया, तो हमने, यार आराम से, ये बुरी बात है। देखिए, मैंने किसी में मैं करता ही नहीं हूँ, मैं चुप करके बैठा रहा, ये बुरी बात है। आप सुन लें, आपके बात करेंगे, जब चले गए आगे बात करेंगे, जवाब दे देंगे मेरी बातों का। सर, हमने अगर सिंध में कहा कि हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, तो हमने अपने रेवेन्यू के जो टारगेट्स थे उनको नीचे किया, कम किया, पिछले साल के नहीं रखे। तो समझ में आती है बात कि टैक्स नहीं लगाया तो ज़ाहिर है कि हमारी आमदनी कम होगी, हमने कम कर दिए। इनके पास पता नहीं कौन सी जादू की छड़ी है। सर, ये जब हुकूमत में आए थे 2018 में,
उस एक साल में इन्होंने 3 बजट पेश किए थे, 3, एक नहीं 3 बजट। मुझे याद नहीं पड़ता कोई, शायद उससे पहले कोई मेरी सियासी ज़िंदगी से पहले किसी हुकूमत ने किए हों। 3 बजट एक साल में किसी हुकूमत ने पेश नहीं किए, माशाल्लाह इनकी हुकूमत ने पेश किए। इस मरतबा भी उम्मीद यह है कि 3 नहीं तो कम से कम 2 बजट तो ये ज़रूर देंगे, दूसरा ज़रूर देंगे, इसलिए कि 1000 अरब ये इकट्ठा नहीं कर सकते इजाफी। फिर सर इनके जो वज़ीर एडवाइज़र हैं, वज़ीर तो इमरान खान साहब है ख़जाना के भी, जो इनके एडवाइज़र हैं ख़जाना के, बजट के बाद टीवी पर बैठ के कहते हैं, जब पूछा गया सवाल कि भाई ये कैसे करोगे, तो कहते हैं देखिए हालात तो ठीक नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है हमने कोई ना कोई टारगेट तो रखना है, तो हमने ये उम्मीद पर टारगेट रख लिया है और हमें उम्मीद है कि हम ये कर लेंगे। सर अब बात यह है कि अगर उम्मीद के ऊपर आपका बजट बनेगा, डेटा के बगैर बनेगा, तैयारी के बगैर बनेगा, आसरे पे बनेगा, उम्मीद पे बनेगा, और उस उम्मीद की बुनियाद पर आप सूबों को बताओगे कि जी आपको हमें शायद 742 या कितना कहा है कि वो आपको देंगे इस साल, पिछले साल इन्होंने 835 कहा था, अब इनके 742 की कमिटमेंट पर सिंध हुकूमत ने अपना बजट बनाया। अगर पिछले साल में 229 अरब रुपये कम देते हैं तो हमारे बजट का तो वही हाल होना था जिसका आप यहाँ जनाजा निकालो, अपनी हुकूमत का जनाजा निकालो। भाई हमारे यहाँ जो कुछ खराबी हुई है वो आपकी फिफा की हुकूमत की नालायकी की वजह से हुई है। अगले साल भी 742 अगर इकट्ठे नहीं करेंगे और अगले साल भी 150-200 अरब हमें कम देंगे तो हमारे बजट का तो यही हाल होगा। हमारे पास तो टोटल डेवलपमेंट का पोर्टफोलियो 200-250 पौने 300 अरब होता है, उसमें से 200-250 आप नहीं देंगे हमें, तो डेवलपमेंट क्या खाक होगी सूबे के अंदर। ये इनकी नहुसत, इनकी नालायकी, इनकी नाहली पूरे मुल्क के लोगों के ऊपर मुसलत हो गई है। और ये वाहिद नालायक हुकूमत है जिसमें कोई एक शोबा ऐसा नहीं है, कोई एक शोबा। पीपल्स पार्टी आती थी तो कहता है भाई ये गरीबों को देती है, चलो अमीर होता है, कोई कहता था जी ये काश्तकारों को देता है, तो कोई कहते हैं इंडस्ट्रियल होता है। इनकी मनूस हुकूमत में तो हर आदमी रो रहा है सर, इंडस्ट्रियल रो रहा है, काश्तकार रो रहा है, मजदूर रो रहा है, दिहाड़ीदार रो रहा है, यहाँ तक इनकी अपनी हुकूमत रो रही है। सर मैं थोड़ी एजुकेशन पे करूँ, बड़ी तकलीफ होती है कि मैं एजुकेशन में बात नहीं करता हूँ सर, तो थोड़ी सी बात कर लेता हूँ ताकि इनकी तसल्ली हो जाए। सर एजुकेशन में हमारे दोस्त ने कहा कि वो ट्रांसपोर्टर का मसला हो तो सईद गनी पेश, इन्होंने कहा ताजिरों का मसला हो तो सईद गनी पेश, डॉक्टरों का मसला हो तो सईद गनी पेश, और फिर कहा तालीम का मसला हो तो सईद गनी कहीं नज़र नहीं आता। फिर इन्होंने कहा कि बोर्ड्स का मसला हो तो सईद गनी पेश, वो गायब होता है, ये कहा गायब होता है। इनको ये पता नहीं है कि बोर्ड्स का डिपार्टमेंट मेरे पास नहीं है सर। फिर उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ के वीसीज ना लगे हैं तो सईद गनी गायब। इनको ये पता नहीं है कि यूनिवर्सिटीज़ के डिपार्टमेंट मेरे पास नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जो डिपार्टमेंट मेरे पास है, हमारी कारकर्दगी तो ये है कि सर जब ये कोरोना वायरस आया इसमें भी हमारे सिंध के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने लीड किया। हमने तमाम सूबों को रास्ता दिखाया कि क्या फ़ैसले करने हैं, किस तरह फ़ैसले करने हैं। तमाम सूबे इनके अपने ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं कि हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि सिंध की गवर्नमेंट, सिंध का एजुकेशन डिपार्टमेंट कोई मनसूबा बनाए तो हम उसको देखें, हम उसको फॉलो करें। इन्होंने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की प्रमोशन का ऐलान किया था ना सर, हमने कह दिया हम ये नहीं मानेंगे, हम अपना फैसला खुद करेंगे बैठ के। और मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था और मैं आज भी कह रहा हूँ कि जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का प्रमोशन का फैसला सिंध हुकूमत ने किया है, सिंध के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने किया, ये लिख लीजिए कि पूरे पाकिस्तान के सूबे में फॉलो करेंगे उस पर। इसलिए कि हम कंसल्टेशन करते हैं, हम डेलिब्रेशन करते हैं, हम मशावरत करते हैं, हम लोगों की राय लेकर फैसला करते हैं। सर जो ए लेवल और ओ लेवल के बच्चे थे कैम्ब्रिज के, जब ये नया नया मसला चला उनका बड़ा इशू था, मैंने कैम्ब्रिज वालों से रब्ता किया, उनको बताया, उन्होंने कहा कि अगर सिंध हुकूमत ने स्कूल बंद कर दिए हैं तो हम आपको ये बता रहे हैं कि हम इम्तिहान नहीं लेंगे, लेकिन हमारे लिए मसला ये है कि किसी एक सूबे के फैसले की बुनियाद पर हमें ऐलान करना ज़रा मुश्किल है। तो आप कोशिश करें, फेडरल गवर्नमेंट से बात करें कि वो बाकी सूबों से भी बात करें और एक ही फैसला हो जाए। मैंने वफाकी वज़ीर बड़े मुनासिब और अच्छे आदमी हैं, निस्बतन पीटीआई के लोगों में समझदार आदमी भी हैं। मैंने सर उनसे रब्ता किया
और बड़ी उसरत, ये हालात बहुत ख़राब थे, बच्चे बड़े परेशान थे, बहुत प्रेशर था उनके पेरेंट्स का। मैंने उनको फ़ोन किया और मैंने उनसे गुजारिश की कि जी ये इशू है और बराए मेहरबानी हमने तो बात की, आप भी बात करें। तो उन्होंने कहा जी ठीक है करते हैं। तो मैंने कहा जी आज ही बात कर लें ताकि हम इसको निपटाएं। तो कहने नहीं अभी तो नहीं, अभी तो कल हमने किया, मैं देखता हूँ अगले हफ्ते कोई करेंगे मीटिंग। तो मैंने एक टीवी प्रोग्राम में मुझसे पूछा गया, तो मैंने कहा जी मैंने बात की लेकिन शायद वो वज़ीर साहब मसरूफ़ बहुत हैं, वो कह रहे हैं अगले हफ्ते में टाइम मिलेगा तो करूँगा। तो मुझे फ़ोन करके नाराज़ हो गए कि आपने क्यों कह दिया। मैं कहा जी जो आपने कहा था अगले हफ्ते करूँगा तो मैंने वही कह दिया अगले हफ्ते करूँगा, मसरूफ़ हैं तो नहीं कर रहे होंगे। तो सर जो फैसला कैम्ब्रिज के लिए भी हमने किया, जो हमने गुजारिश की, वो वफाकी हुकूमत की, मैं कुछ और बात नहीं करना चाहता हूँ। जो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि खुदा के लिए ये काम अभी नहीं करना, आप पहले मैं करूँगा फिर आप कहना, तो मैंने उनके कहने पे क्रेडिट पहले लेने की कोशिश नहीं की। मैंने उनको इजाज़त दी कि भले आप क्रेडिट ले लें, हम बाद में बात कर लेंगे। तो तालीम का डिपार्टमेंट हमारा अल्लाह का शुक्र है कि आपके पूरे मुल्क में इन तमाम इस क्राइसिस में हम लीड कर रहे हैं। हमें प्रॉब्लम बहुत हुई है, हमारे बहुत सारे मंसूबे डिले हुए हैं, हम जिस तरह चीज़ों को आगे बढ़ा रहे थे उस तरह नहीं बढ़ा सके। सर हमारे पास इस बजट में 399 नई स्कीम्स हैं जिनकी टोटल जो एलोकेशन है वो तकरीबन 27.5 अरब रुपए की है। और इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि इसमें बहुत सारी स्कीमें जो मुकम्मल होने के करीब हैं उसको मुकम्मल करें। उसके साथ साथ सर मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स हैं जो हम मुख्तलिफ़ इदारों के ताउन से कर रहे हैं, जिसमें अपग्रेडेशन ऑफ गर्ल्स प्राइमरी स्कूल इंटू एलिमेंट्री स्कूल इन रूरल एरियाज़। ये जायका इसकी स्पॉन्सर एजेंसी है और ये 2076.9 मिलियन का है। और इसमें 54 प्राइमरी स्कूल जो हैं वो अपग्रेड हो गए और 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही हैं। सिंध बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम है सर USAID के ताउन से, ये $165 मिलियन का प्रोग्राम है और इसके अंदर 106 स्टेट ऑफ द आर्ट्स स्कूल जो हैं वो काफ़ी बन गए और जो मोस्टली फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ हैं उसके अंदर है और 5 कराची के अंदर भी हम बना रहे हैं। सर इसके अलावा स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है हमारा एक, इसकी लागत 7.3 बिलियन है और इसमें 605 स्कूल्स हैं जिनको हम 2021 जून तक मुकम्मल कर लेंगे और इसके अंदर काफ़ी और प्रोविजंस भी हैं। सिंध एलिमेंट्री, और ये सिंध हुकूमत का है सर, ये जो मैंने आपको अभी बताया, सिंध एलिमेंट्री टीचर्स ट्रेनिंग प्रोजेक्ट है जो सीडा के ताउन से हम कर रहे हैं और इसकी जो लागत है वो $132.6 मिलियन है और इसमें हम 39 कंप्यूटर लैब्स बनाएंगे, ट्रेनिंग जो टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसके अंदर 28 को रेनोवेट करेंगे और 38,000 टीचर्स की ट्रेनिंग इसके ज़रिए होगी और मास्टर ट्रेनर्स बनाए जाएंगे और ये काम भी हम इंशाल्लाह ताला तेज़ी से करेंगे। सर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल्स हैं जिसकी कॉस्ट 3.742 बिलियन है और ये भी सिंध गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जिसमें 25 स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल हमने बनाने हैं और 9 स्कूल कंप्लीट हो गए और 25 इसको हम कंप्लीट करेंगे और बड़े ज़बरदस्त स्कूल हैं। मैं तस्वीरें दिखाने का आदी नहीं हूँ, एक तस्वीर लाया हूँ सिर्फ, लेकिन वो तस्वीरें मेरे पास पड़ी हैं बहुत, आप देखेंगे तो बड़ी इंप्रेसिव बिल्डिंग्स हमने इनकी बनाई हैं। इसके साथ साथ एक और हमारा प्रोजेक्ट है इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का, ये 4.7 बिलियन का है और इसमें वो हमारी बहन ने उस दिन जिक्र किया था कि शायद 4 स्कूल हमने बनाए, तो मैं बता दूं कि टोटल 25 बनने थे, 15 मुकम्मल हो गए और हमारा प्लान ये था कि अगर ये कोरोना का इशू ना होता तो जो कंप्लीट स्कूल हमारे हैं 9 वो हैं, 15 ये हैं, इनको हम 1 जून से जो एकेडमिक ईयर शुरू होना था उसमें हमने इन स्कूलों को शुरू कर देना था, तो ये भी हम कंप्लीट करेंगे और बाकी हो जाएंगे। सर एक और हमारा प्रोजेक्ट है सिंध सेकेंडरी एजुकेशन इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, ये 13 बिलियन का है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से हम कर रहे हैं और इसके अंदर 106 नए सेकेंडरी स्कूल्स 10 मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हम इसको बनाने जा रहे हैं। ये सर हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और ये कराची में हमारे दोस्त चले गए, बात कर रहे थे कि हमने कुछ नहीं किए, तो बहुत सारी उसमें स्कीम्स हैं लेकिन मैंने जो मेजर स्कीम्स थी जिसमें नंबर ऑफ़ यूनिट्स कुछ ज़्यादा हैं वो मैंने निकाल ली थी कि हमारी एक स्कीम है रिहेबिलिटेशन एक्सपेंशन ऑफ हाई प्रायोरिटी प्राइमरी स्कूल्स की, उसके अंदर कराची में सिर्फ 462 यूनिट्स हैं और एक रिहेबिलिटेशन ऑफ हाई इन्वॉल्वमेंट डेंजरस प्राइमरी स्कूल्स है जिनकी बिल्डिंग्स खस्ता हालत में हैं वो 18 यूनिट्स हैं, उसको हम ठीक कर रहे हैं
और रिहेबिलिटेशन ऑफ, ये जो पहला प्रोजेक्ट प्राइमरी का था, दूसरा सेकेंडरी का, इसमें कराची के 84 यूनिट्स हैं, और प्रोविजन ऑफ मिसिंग फैसिलिटीज़ एडिशनल रूम जो जिनको देने हैं कराची में वो 5 यूनिट्स हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी स्कीम्स हैं जो ADP के अंदर मौजूद हैं, इन्होंने यकीनन देखी होंगी, वो भी हम कर रहे हैं सर। इसके साथ साथ जब ये थोड़े से क्राइसिस शुरू हुए थे तो हमने ज़ाहिर स्कूलों को बंद किया और कुछ फीसिस में 2 महीने की कमी का ऐलान किया, लेकिन उसमें 2 मरतबा सिंध हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया। तो जो इन्फोर्समेंट थी हमारे लिए कि जो स्कूल नहीं कर रहे थे वो थोड़ी सी मुश्किल हुई। वो पिटिशन आज भी पेंडिंग है, स्टे ऑर्डर ख़त्म हो गया है। हमने इनिशियली 2 महीने के लिए किया था, लेकिन हम अभी इस पर मज़ीद काम कर रहे हैं कि मज़ीद कितने अरसे तक ये स्कूल बंद रहते हैं तो पेरेंट्स को कितना रिलीफ हम दे सकते हैं, उस पर हम काम अभी कर रहे हैं। हमने सर कंप्लेंट सेल बनाया, एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी बनाया, क्योंकि मेरे पास लेबर डिपार्टमेंट भी है तो लेबर डिपार्टमेंट का अलग बनाया, और मकसद यही था कि उन तमाम लोगों को जिनको शिकायत हो, स्कूल मालिकान से, फैक्ट्री ओनर से या और किसी भी किस्म की कोई शिकायत हो तो वो अपनी कंप्लेंट्स लॉन्च करें और उसके बाद हम उनके मसाइल को हल करें। तो वो रेगुलरली कंप्लेंट्स आ रही होती हैं, मेरे पास नंबर्स नहीं है और मैं आपसे ज़रूर शेयर करता कि उनको भी हम एड्रेस करते जा रहे हैं। सर इसके साथ साथ जो लेबर डिपार्टमेंट है उसमें ये 18th अमेंडमेंट के बाद जो ये समझते हैं कि 18th अमेंडमेंट कोई शायद बहुत बुरी चीज़ आ गई है, 18th अमेंडमेंट के बाद सूबा सिंध तमाम सूबों में सबसे आगे, और हमने 16 नए लेबर कवानीन बनाए हैं और जो तमाम लेबर फ्रेंडली हैं, और वो अभी तक किसी सूबे ने इतने कवानीन नहीं बनाए। सर इसके साथ साथ सूबा सिंध पहला सूबा है जिसमें हमने इंडस्ट्रियल जोन्स की सतह पर ट्राईपार्टाइट कमेटीज़ बनाई ताकि वहाँ एम्प्लॉयर्स के और वर्कर्स के जो इश्यूज़ होते हैं वो ग्राउंड लेवल पे इनके हम रिजॉल्व करें, और वो भी फंक्शनल हो गई हैं, वो अपना काम कर रही हैं। सर सूबा सिंध वो पहला सूबा है, वाहिद सूबा है पाकिस्तान का जहाँ के किसानों को यूनियन बनाने का हक हासिल है, और हमारे सूबे में किसानों की यूनियंस रजिस्टर्ड हुई हैं और वो अपना काम कर रही हैं। ये पहला सूबा है सर जिसने किया है। सर इसके अलावा सूबा सिंध पहला सूबा है जिसने ख़वातीन जो काश्तकार हैं, जो हारी हैं, उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अलग कानून बनाया है जो पिछले असम्बली के इजलास में हमने पास किया था। ये भी अभी किसी सूबे ने नहीं बनाया। सर सूबा सिंध ने जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है, जिस पर इमरान खान साहब ने पिछले दिनों कहा था कि जी पाकिस्तान की रैंकिंग इतने नंबर ऊपर आ गई है, उन्होंने सही कहा था, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये नहीं कहा कि पाकिस्तान की जो रैंकिंग बढ़ी है उसमें 70% किरदार जो है वो सूबा सिंध के मुख्तलिफ इदारों का है, जिसकी वजह से ये जो पाकिस्तान का ग्राफ था वो ऊपर गया था। सर यहाँ पर एक और चीज़ सर मैंने पहले भी जिक्र किया और ये भी मैं बता दूँ कि कोविड की वजह से ये हमारा काम रुक गया, कि मैंने जिक्र किया था जो सोशल सिक्योरिटी सिर्फ इंडस्ट्रियल वर्कर उन तक महदूद है, उसको हम बढ़ा रहे हैं। और ये बिलावल साहब का बड़ा पुराना एक काविश थी और हमें वो बार बार कहते रहते हैं कि इसको करें, लेकिन चूंकि एक बहुत बड़ा काम है, इसमें कुछ मुश्किलात थी, वो हमने रिजॉल्व की। और हम 1 मई जो गुजर गई उस दिन हमारा प्लान ये था कि पहला यूनिवर्सलाइजेशन सोशल सिक्योरिटी कार्ड हम किसी मजदूर के हाथ में देंगे, लेकिन बदकिस्मती से ये क्राइसिस की वजह से वो काम हम नहीं कर सके। लेकिन मैं बता दूं कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी में इस सूबे में काम करने वाले तमाम मजदूर जो इंडस्ट्री में काम करते हों या अपना कोई काम करते हों और अपने आप को मजदूर समझते हैं, रिक्शा चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, रेड़ा लगाते हैं, कोई दुकान चलाते हैं, वो अपने आप को सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर्ड कराएंगे। हम उनको एक स्मार्ट कार्ड देंगे जिस तरह हमारा शनाख्ती कार्ड होता है, और उस कार्ड के ज़रिए वो तमाम फैसिलिटीज़ उनको मिलेंगी जो आज किसी भी इंडस्ट्रियल वर्कर को मिल रही हैं, और उस पर मज़ीद चीज़ों का हम इजाफा भी कर रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत का एक तारीख़ी काम होगा जो हम जल्द से जल्द करेंगे। सर यहाँ एक चीज़ मैं और साथ साथ कहता जाऊँ कि इस वक्त जो सबसे बड़े क्राइसिस हैं सूबा सिंध में, हो सकता है और सूबों में भी हों, वो बिजली के सर क्राइसिस हैं। इस वक्त शदीद किस्म की लोड शेडिंग है, और ये बात जहन में रखी जाए कि कोरोना के जो पेशेंट्स हैं जिनमें से अक्सरियत घरों पर आइसोलेटेड है, जिनको आइसोलेशन में हमने घरों पर रखा हुआ है, और उनके ऊपर ये पाबंदी है कि वे कमरे के अंदर बंद रहें और अपने कमरे से बाहर ना निकलें। आज सर कराची शहर में 12-12 घंटे से ज़ायद की लोड शेडिंग हो रही है। बाकी ज़िलों में इससे ज़्यादा है सर, बाकी ज़िलों में इससे ज़्यादा है, 12 घंटे वहाँ अनाउंस्ड है, लेकिन सिंध के दीगर ज़िलों में 18-18 घंटे तक बिजली नहीं होती है। एक तो गर्मी बहुत शदीद हो रही है, ऊपर से ये जो क्राइसिस हैं वो ज़्यादा लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। मैंने सर इसमें
मालूमात ली हैं। माशाल्लाह इसके पीछे भी वफाकी हुकूमत की जो नाअहली है वो सामने आई है। सर हुआ ये कि 25 मार्च को एक ख़त के ज़रिए ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, वफाकी हुकूमत ने उनको रोक दिया कि आपके जो फ्यूचर के ऑर्डर्स हैं वो कैंसिल कर दें, इसलिए कि लॉकडाउन की वजह से जो यूटिलाइजेशन हो रही है वो कम हो गई है फ्यूल की, लिहाजा भी रोक दीजिए। उन्होंने जब वो ऑर्डर्स कैंसिल किए तो पूरे मुल्क में पेट्रोल और डीज़ल की किल्लत पैदा हो गई। और आज भी सूबा सिंध में तो निस्बतन चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन बाकी सूबों में हालत बहुत ख़राब है और उसका असर जो है वो के इलेक्ट्रिकल पे पड़ा है। इनकी फर्नेस आयल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो 4000 टन रोज़ाना की होती है और 18,000 टन का इनका स्टॉक होता है, और वो स्टॉक भी ख़त्म हो गया और वो 4000 टन जो रिक्वायर्ड इनको फर्नेस ऑयल है वो भी नहीं मिल रहा। और जो स्विस सदर्न गैस कंपनी इनको गैस देती थी उस गैस के अंदर भी उन्होंने कमी कर दी है। हम के इलेक्ट्रिक को तो गालियाँ दें, बुरा भला कहें, वो तो बहुत ही जुल्म करते हैं, कराची के शहरियों के साथ बिल भी ज़्यादा लेते हैं, लोड शेडिंग भी करते हैं। लेकिन इस वक्त जो मुसीबत खड़ी हुई है उसमें वफाकी हुकूमत की मिसमैनेजमेंट, उनकी नालायकी, जो उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत को इम्पोर्ट होने से रोका, उसकी वजह से क्राइसिस पैदा हुए हैं और इस पूरे मुल्क के लोग एक अजीब मुसीबत के अंदर मुब्तला हो गए हैं। और इसके साथ साथ सर आपको याद होगा कि एक ऑर्डिनेंस सिंध हुकूमत ने जारी किया था और फिर हमने ले भी किया। इनिशियली गवर्नर साहब ने वो ऑर्डिनेंस वापस कर दिया। उस ऑर्डिनेंस में उनका एतराज़ ये था कि आपको ये हक नहीं है कि आप बिजली और गैस के बिलों को माफ़ कर सकें। सर बिल्कुल हमें पता है और ये बात डिस्कस भी हुई थी, सीएम साहब ने भी इस पर काफ़ी बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने जिक्र किया था। हमने कहीं पर भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था कि बिजली के बिलों को माफ़ कर दिया जाए। हमने शुरू में ये कहा जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था कि 2 महीने तक जो बिजली के बिल हैं, जिनके 200 यूनिट बिजली के बिल हों या 4-5 हज़ार का बिजली का बिल या ये कि गैस का बिल जिनका 2000 तक आता है, उनके 2 महीने तक बिल जो है वो ना लिए जाएं और वो बिल अगले महीनों में जब हालात ठीक हो जाएं तो इंस्टॉलमेंट्स में लोगों से ले लिए जाएं। गवर्नर साहब ने एतराज़ लगा दिया, हमने वो चीज़ें निकाल दी। आज मैं यहाँ खड़े होकर से मुतालबा करता हूँ कि वफाकी हुकूमत के पास ये इख्तियार है जो उन्होंने एडमिट किया कि सूबाई हुकूमत के पास नहीं है, हमारे पास है, कि बिजली और गैस के बिल हम माफ़ कर सकते हैं। आज जब इस मुल्क के लोग बहरान का शिकार हैं, मुआशी तौर पर मुश्किलात का शिकार हैं, आप बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि इतने अरब हमने दे दिए हैं। सर आज इस मुल्क के हर उस आदमी का बिजली का बिल माफ़ किया जाए जिसकी बिजली की 200 यूनिट जो इस्तेमाल करता है। सर आज हर उस शख्स के 2000 रुपये गैस का बिल माफ़ किया जाए जिसका माना 2000 रुपये गैस का बिल आता है। और आज मैं मुतालबा करता हूँ इसलिए कि रमज़ान के महीने में उससे पहले इस मुल्क में मसाजिद बंद थी, मदारिस बंद थे, मंदिर बंद थे, चर्चेस बंद थी और ये तमाम इदारे चंदे पर चलते हैं, इनके पास कोई आमदनी इनकी नहीं थी। इन तमाम मसाजिद की, मदारिस की, चर्चेस की, मंदिरों की और दीगर जो हमारी अक़लियती बिरादरियाँ हैं उनकी जो भी मकामात हैं इस इबादत के, उनके तमाम के तमाम बिजली और गैस के बिल माफ़ किए जाएँ ताकि उनको कोई रिलीफ मिल सके। पानी कम कर चुके हैं, वो हमारे हाथ में हमने कर दिया था। सर 18th अमेंडमेंट, सर 18th अमेंडमेंट के बाद मैंने एक तो सर आपको बताया कि हमने सबसे ज़्यादा लेबर में लेजिस्लेशन की और भी बहुत सारी चीज़ों में की, मैं उसमें नहीं जाता। लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद वर्कर वेलफेयर बोर्ड, वर्कर वेलफेयर फंड इस्लामाबाद में जो है, और EOBI, ये दोनों इदारे भी सूबों के पास आने थे। आज तक ये दोनों इदारे सूबों को डिवॉल्व नहीं किए गए। सर एक मीटिंग हुई, अल्लाह बख्शे मुर्तज़ा बलोच साहब हमारे लेबर के मिनिस्टर थे, इत्तेफाक से उसी दिन उनको लेबर का पोर्टफोलियो मिला था और वो मीटिंग उसी दिन थी। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे असाइन किया कि आप जाएं इस्लामाबाद में ये मीटिंग अटेंड करें। मैंने सर वो मीटिंग अटेंड की। उस मीटिंग को चेयर किया मोहतरमा फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा ने, जो IPC की वफाकी वज़ीर हैं। वहाँ तमाम सूबाई हुकूमतों के जो लेबर मिनिस्टर्स थे वो मौजूद थे, सेक्रेटरीज मौजूद थे। सिवाय KPK के बाकी तीनों सूबों ने इस बात की हिमायत की कि ये तमाम के तमाम महकमे डिवॉल्व होने चाहिए। और KPK को भी ये एतराज़ था कि चूँकि हमारी रेवेन्यू की कलेक्शन कम है और हमारे एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हैं, इसलिए हमारे यहाँ मज़दूरों को मुश्किल होगी। उसका रास्ता सर मैंने तजवीज़ किया जिससे सब ने इत्तफ़ाक़ किया। रास्ता ये था कि वफाकी हुकूमत के पास WWF के
कोई तकरीबन 170 या 200 अरब के दरमियान पैसे उनके पास पड़े हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप इनको वापस करें। मैंने ये कहा कि जब ये डिवॉल्व होंगे तो वो पैसे भी तकसीम होंगे सूबों के दरमियान। उन पैसों में से हर सूबा, ख़ासतौर पर सूबा सिंध और पंजाब जिनके पास रेवेन्यू ज़्यादा आता है, हम बलोचिस्तान और KPK को और इस्लामाबाद भी दें इन सूबों को, हम अपने हिस्से से कुछ शेयर इन सूबों के लिए रखें जब तक ये स्टेबल हो जाएं और अपने इदारे खुद चला सकें। वफाकी हुकूमत इनको हिस्सा दे, सूबा सिंध इनको हिस्सा दे और सूबा पंजाब इनको हिस्सा दे। इस पर भी इत्तफाक हुआ। लेकिन सर, उस मीटिंग के मिनट्स जब बाद में आए वो तब्दील कर दिए गए और CCI के सामने जब उस मीटिंग के मिनट्स और रिपोर्ट पेश की गई, उसमें यह कहा गया कि तमाम सूबों ने मुखालफत की, लिहाजा इन महकमों को डिवॉल्व नहीं होना चाहिए। यह संगीन खिलाफ वर्जी आइन की सर, ये वायलेशन है। ये लेबर का डिपार्टमेंट, लेबर वेलफेयर के महकमे, ये सूबों को डिवॉल्व होने चाहिए। ये वफाकी हुकूमत नाक बंद कर इनके ऊपर बैठ गई है और देने को तैयार नहीं है। सर, यहां बार बार कहा जाता है इतने पैसे आपको विफाक देता है, इतने पैसे आपको विफाक देता है। सर, ये किसी और में भी गई, लेकिन मैं और समझाने के लिए कह देता हूं। सर, सूबों को विफाक नहीं पालता, विफाक को सूबे पालते हैं। ये समझने की बात है सर। या तो ये सारे जो 4,000 5,000 अरब रुपए इस्लामाबाद से इकट्ठे हो रहे होते और फिर सूबों को दिए जा रहे होते तो आप कहते कि एहसान कर रहे हैं, वहां से कमा के भेज रहे हैं। ये जितने पैसे इकट्ठे होते हैं ये सब के सब सूबों से जाते हैं। सूबों के पैसे पे विफाक पलता है, विफाक के पैसों पे सूबे नहीं पलते हैं। और ये समझ लें कि मजबूत सूबे मजबूत वफाक की जमानत हैं, कमजोर सूबे कमजोर वफाक की जमानत हैं। ये हरकतें मत करें आप सिर्फ अपने किसी को खुश करने के लिए, आकाओं को खुश करने के लिए, अपने नंबर बढ़ाने के लिए। इस मुल्क की बुनियादों को मत खोखला करें। जो इस मुल्क का देरीना मसला था, जो किसी ने हल नहीं किया, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हल किया और आज इस पर तमाम सूबे मुत्तफिक हैं, मैं आपको यकीन से कहता हूं, ये 18वीं तरमीम को हाथ लगा के देखें, ये 7वें NFC के फॉर्मूले को चेंज करके देखें। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के लोग इनको नहीं करने देंगे। चीफ मिनिस्टर और वो तो बेचारे पोले हैं, उनको तो कोई नहीं पता। पंजाब और KPK के लोग इनको नहीं करने देंगे चेंज, इसलिए कि लोगों को पता है कि हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुआ इससे, NFC से, हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुआ 18th अमेंडमेंट से। हर बात पे 18th अमेंडमेंट, किसी को पता है कि कितने आर्टिकल चेंज हुए थे? किसी को नहीं पता होगा, मैं दावे से कहता हूं। गलत कह रहे हैं आप, गलत कह रहे हैं आप, गलत कह रहे हैं आप। सर, बात यह है हर आदमी पता कुछ नहीं है। 18th अमेंडमेंट, ओ भाई पहले जरा पता कर लो 18th अमेंडमेंट है क्या। सरदार शाह साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, 18th अमेंडमेंट में सिर्फ सूबाई खुद मुख्तारी नहीं है। 18th अमेंडमेंट में वजीर आजम को इख्तियार मिला है। 18th अमेंडमेंट में आपकी पार्लियामेंट को इख्तियार मिला है, जिसके आप दावे करते हो कि हम जीत के वहां बैठे हुए हैं। पार्लियामेंट ताकतवर हुई है, उसके बाद सूबे ताकतवर हुए हैं। आप सिर्फ सूबों के बुग्ज में, और वो भी एक सूबे के बुग्ज में, पूरे उस निज़ाम को तहस नहस करना चाहते हैं जिससे आपकी पार्लियामेंट मजबूत हुई, जिससे आपका वजीर आजम मजबूत हुआ, जिससे पंजाब का चीफ मिनिस्टर मजबूत हुआ, जिससे KPK का चीफ मिनिस्टर मजबूत हुआ, जिससे बलोचिस्तान का चीफ मिनिस्टर मजबूत हुआ। लेकिन आपको परेशानी है तो मुराद अली शाह से, क्योंकि ये बात करते हैं, बाकी बेचारे बोलते नहीं हैं, तो जो बोलता है वो बुरा लगता है। तो मैं समझता हूं 18th अमेंडमेंट में अगर तरमीम होनी है, NFC के अंदर अगर तरमीम होनी है, तो सूबों के हुकूक को मजीद बेहतर बनाने के लिए तरमीम होनी है। NFC के अंदर अगर तरमीम होनी है तो सूबों के हिस्से को बढ़ाने के लिए तरमीम होनी है। अगर ये कहते हैं वफाक के पास इतने पैसे नहीं है, भाई तुम्हारी नालायकी है। तुम कहते थे ना 8,000 अरब हम इकट्ठा करेंगे FVR में, करो ना 8,000 अरब, क्यों नहीं करते हो? 8,000 अरब इकट्ठे करोगे तो प्रॉब्लम हल हो जाएंगे, आपके सूबे भी खुशहाल हो जाएंगे, आपके विफाक के मसले भी हल हो जाएंगे। पैसे आपसे इकट्ठे होते नहीं है, गुनाह के आप सूबे को बना देते हैं आप। सर, 18th अमेंडमेंट के बाद भी फर्क देखें आप। हम IG बदलना चाहें तो कई महीनों तक मशावरत होती है, आमने सामने, फोनों पे, इधर उधर, खतूत के जरिए, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। IG नहीं बता जाता, महीना लगा देते हैं, फिर उसके बाद जाके करते हैं। पंजाब का चीफ सेक्रेटरी रात को 1:30 बजे बदल देते हैं सर। रात को 1:30 बजे पता चला पंजाब चीफ सेक्रेटरी गया, उस बेचारे ने रिटायरमेंट ली नौकरी से ही सर, इतना उसको ख़राब किया। और बड़ी दिलचस्प बात है, ये आप नोट कीजिए, रिकॉर्ड निकाल लीजिए,
जब पंजाब में नया आईजी आया, जब पंजाब में नया चीफ सेक्रेटरी आया, इमरान खान साहब कहते हैं मैं सबसे बेहतरीन आईजी लेकर आया हूं और सबसे बेहतरीन चीफ सेक्रेटरी लेकर आया, पंजाब के मसले हल हो जाएंगे। 3 महीना जलील करके निकाल देते हैं उसके बाद आ जाता है। फिर कहते हैं कि सबसे बेहतरीन आईजी लाया हूं, सबसे बेहतरीन चीफ सेक्रेटरी लाया हूं। इस तरह कहते कहते पौने 2 साल में 5 चीफ सेक्रेटरी बदल दिए उन्होंने। और हम अगर कहेंगे बदलो तो पेट में मरोड़ हो जाएगा। क्यों बदलें? इनको आईजी वो चाहिए, यहाँ इनको चीफ सेक्रेटरी वो चाहिए जो सिंध की हुकूमत से लड़े, वो अच्छा होगा। बाकी जो है कोई नहीं चाहिए, जो बेचारा कानून पे चलेगा, तरीके से चलेगा, हुकूमत का मातहत होकर चलेगा, वो ठीक नहीं है। वो पंजाब में ठीक है, वो केपीके में ठीक है, वो इस्लामाबाद में ठीक है। यहाँ कोई कानून पे चलने वाला नहीं चाहिए, यहाँ इशारों पे चलने वाला चाहिए इनके। ये 18th अमेंडमेंट के बाद भी हमारे साथ हो रहा है। सर, कराची पे मैं कुछ बात करना चाह रहा था, अब मेरे दोस्त चले भी गए, लेकिन बहरहाल नासिर शाह साहब ने भी कुछ तफसील इसकी बता दी है। लेकिन मैं ये बता दूं कि सर, मैंने पिछली तकरीर में भी कहा था अपनी बजट की कि कराची में अगले 4-5 सालों में हम कोई 300-400 अरब रुपए का काम करने जा रहे हैं। ये मैंने कहा था और लोग बड़े हैरान परेशान कि ये तो क्यों कह रहे हो भाई, कहाँ ये रिकॉर्ड पे तो है नहीं चीज़ें। अभी वो कह रहे थे कि पिछले बजट में भी आपने येलो लाइन रखा हुआ था, रेड लाइन रखा हुआ था, वो आप भी रखा हुआ है। सर, ये जितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ये आपको पता है, इनको भी पता होना चाहिए कि ये सूबाई हुकूमत के फोरम्स पे इनकी अप्रूवल सिर्फ नहीं होती है, वफाकी हुकूमत के भी बहुत सारे फोरम होते हैं जहाँ से इनकी मंजूरी होती है। और कई हमारे मंसूबे ऐसे हैं जो 6-6, 8-8 महीने तक वफाकी हुकूमत के पास पेंडिंग पड़े रहते हैं। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है, येलो लाइन भी काफ़ी एडवांस स्टेज पर है, रेड लाइन भी काफ़ी एडवांस स्टेज पर है, और उम्मीद है कि अगले चंद महीनों में, कुछ महीनों में, इसी फाइनेंशियल ईयर में ये दोनों मंसूबे शुरू हो जाएंगे। और एक की लागत 66 अरब रुपए है और एक की लागत 61 अरब रुपए है। और ये दोनों मंसूबे इंशाल्लाह ताला हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे मुकम्मल करें। सर, 28 अरब रुपए की सड़क जो एक बता के गए नासिर शाह साहब, मलीर एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। KNIP है, 10 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। क्लिक 36 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। KWSSIP इस साल उसके 14 अरब रुपए एलोकेट किए हैं, लेकिन टोटल इसके 3 फेजेज़ हैं और 3 फेजेज़ में इसकी जो लागत होगी वो कम से कम $500 मिलियन है और ज़्यादा से ज़्यादा $700 मिलियन है। और ये तकरीबन 100-125 अरब के दरमियान ये रकम भी बनती है। और ये सारे के सारे मंसूबे जो कराची के इशूज़ हैं, कराची में कचरे का इशू है वो इसमें एड्रेस कर रहे हैं, सफाई का इशू है, कराची में ट्रांसपोर्ट का इशू है वो इसमें एड्रेस कर रहे हैं, कराची में लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए वो इसके अंदर शामिल है, और कराची में जो नेबरहुड का है, ये कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, ये तो तकरीबन तकमील के करीब ही है और ये भी हो जाएगा। सर, स्टील मिल, इस हुकूमत ने 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर बनाने की बात की थी। उस 50 लाख घर में से मुझे नहीं पता कितने बने हैं, कोई एक आधा बना हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन शायद टूटे बहुत हैं, लोग बेघर बहुत हुए हैं। 1 करोड़ नौकरियों में से पता नहीं कितनी दी या नहीं दी, लेकिन बेरोजगार लोग बहुत हुए हैं। एक तो चले मईशत की बदहाली की वजह से बेरोजगार हुए, मान लेते हैं वो उनके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन स्टील मिल जिस पर मेरी, छोड़ दें, अगर टाइम मिले कभी इमरान खान, आरिफ अलवी, असद उमर, इनके वो स्टेटमेंट चला दीजिए और इनसे कहते हैं कि भाई इन्हीं को सुन लो, अगर ये ठीक हैं तो इस पर अमल करो, इसी तरह स्टील मिल को चलाओ। इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन का देखो क्या हुआ है, लूट है, कौन से इदारे ठीक हुए हैं, हम स्टील मिल में माहिर लोग लगाएंगे और उसको चलाएंगे। असद उमर साहब ने कहा कि अगर हमारी हुकूमत कल को आ गई तो हम स्टील मिल को चला के दिखाएंगे, और अगर मेरी हुकूमत ने इसके खिलाफ फैसला किया तो मैं अपनी हुकूमत के साथ नहीं, स्टील मिल के मुलाजिमिन के साथ खड़ा हूँगा। मैं तो ढूंढ रहा हूँ, कभी आए हैं तो बेचारे जो बैठे हुए मुजाहरा करते हैं, एहतजाज करते हैं, कभी उनसे मिले और कहें कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। हलीम आदिल शेख साहब भी चले गए, शायद वो भी इनके साथ ही थे उस वक्त और वो मौजूद थे। सर, स्टील मिल PMLN ने उसके बेड़ागर करने का आगाज़ किया और असद उमर साहब ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि स्टील मिल को बंद करने का तो रेफरेंस फाइल होना चाहिए PMLN के लोगों के खिलाफ, और हम इसको चलाएंगे और चल सकती है। भाई आपने उसकी गैस काटी हुई है, गैस उसको दोगे तो चलेगी ना। कसूरवार जो है वो मजदूर हो गए बेचारे। PIA ठीक हो रहा है तो कह रहे हैं जी वो जो MD लगाया वो ठीक कर रहा है, स्टील मिल डूब गया तो कह रहे हैं मजदूरों ने डुबो दिया। जो अच्छा हो रहा है वो MD कर रहा है, जो बुरा हो रहा है मजदूरों ने किया है।
ये दोहरे मयार नहीं चलेंगे सर। स्टील मिल पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा असासा है, उसमें जो इनके बैनुल अक़वामी जुगादरियों की जो उसकी ज़मीन पर नज़र है, वो ज़मीन उनको हम हज़म होने नहीं देंगे। हम इंशाअल्लाह ताला स्टील मिल के मज़दूरों के साथ खड़े होंगे। हमें जिस तरह से एहतजाज करना पड़ा करेंगे, जिस हद तक जाना पड़ा जाएंगे। हम स्टील मिल इनको इस तरह हड़प करने और खाने नहीं देंगे, और इंशाअल्लाह ताला उसके मज़दूरों का भी हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। सर, यहाँ जाली डोमिसाइल की बात हुई, और मैं समझता हूँ कि बड़ा अहम इशू है। ये बात ठीक है, अगर MQM ये इशू रेस करती है तब भी ठीक है, अगर कोई इशू रेस और करता है तब भी ये ठीक है। हम किसी ऐसे शख्स के हुकूक के ख़िलाफ़ नहीं हैं जो सूबा सिंध का बाशिंदा है। मैं उसकी ज़बान पे नहीं जाता, उसकी मादरी ज़बान कौन सी है, उसका बैकग्राउंड कहाँ से है, लेकिन अगर वो सूबा सिंध का रिहायशी है तो उसका सूबा सिंध पे ऊपर उतना ही हक है जितना मेरा हक है। लेकिन जो लोग सूबा सिंध के रिहायशी नहीं हैं और सिर्फ सूबा सिंध का डोमिसाइल इसलिए बनवाते हैं ताकि सूबा सिंध के कोटे पर उनको मुलाजमतें मिल जाएं, सर ये बहुत बड़ी जाती है और ये सबके साथ जाती है। मैं ये समझता हूँ कि मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए कि चीफ मिनिस्टर साहब ने चीफ सेक्रेटरी साहब की सरबराही में एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने इनिशियल रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर साहब को पेश कर दी है, और मैं इस हाउस के तवज्जुह से चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि पिछले 40, 45, 50 बरस की तहकीकात कराई जाए कि किस किस शख्स ने इस सूबे का जाली डोमिसाइल बनाकर इस सूबे के जो जायज़ हकदार थे उनके हक पर डाका डाला। सर यहाँ मसला ये है कि हमारे अक्सर दोस्त बात करके चले जाते हैं। अब वो बुरे अजीब ही लगता है, लेकिन बहरहाल रिकॉर्ड पर चीज़ें रखना ज़रूरी है, इसलिए मैं थोड़ा मुख्तसरन बात करूंगा। ट्रेडिशन बनाए। गलत सर, हमारे हसनैन मिर्ज़ा साहब बड़ी उसूलों की बात बता रहे थे कि 2015 में इलेक्शन हुआ और पीपल्स पार्टी हार गई। और भाई 2015 के बाद 2018 में भी हुआ था। 2015 के बाद 2018 का आम इंतखाबात भी हुए हैं बदीन में। आप और आपकी वालदा मोहतरमा कैसे जीती हैं ये भी सबको पता है। जिस तरह बाकी लोगों को जितवाया गया, आपसे भी वादे तो बहुत किए गए थे लेकिन वादे पूरे नहीं हो सके। आप पता नहीं कैसे जीते हैं, बदीन से सफाया हुआ है आपका। बदीन के लोगों ने मुस्तरद किया आपको, और आपके वालिद साहब तो बड़े तुरम खान चीज़ हैं। वो मल्ला साहब बेचारा हमारा मिस्कीन आम वर्कर, हमारा ताज मल्ला, वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को हरा के आया। सर ये आपके सामने भी थे, शायद आपके सामने भी वही थे। ये राव साहब को कह रहे थे पता नहीं कि क्या क्या किया है। वो भाई आपके वालिद साहब को हरा के आए। मतलब कम से कम इस बात का तो एहसास कर लो। तो मैं अगर होते तो पूछता इनसे, लेकिन अब नहीं है कि शायद सुन रहे हो तो फिर जवाब दे दें। सर इनके वालिद साहब ने कुरान शरीफ पे हाथ रख के बहुत सारी बातें की थी, बहुत सारी बातें। सर कुछ बातें इनके इतादियों के लिए भी की थी। हाँ, सर पर भी रखा था कुरान। और MQM के लिए जो जो कुछ आपके वालिद मोहतरम ने कहा, उसके बाद उनके साथ बैठना आपको ज़ेब देता है। सर मैंने हमेशा तकरीर में कहा है, सर मैं एक आम सी ऑर्डनरी फैमिली का आदमी हूँ। मैं जिस मकाम पे पहुँचा, जिस ओहदे पे पहुँचा, अल्लाह ताला की मेहरबानी है, मेरी पार्टी की मेहरबानी है, लीडरशिप की मेहरबानी है। लेकिन मैंने सर कभी ये नहीं कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे तन पर जो कपड़े हैं, मेरे बच्चे जो पहनते हैं वो मेरी आसिफ जरदारी का दिया हुआ या बिलाल भुट्टो जरदारी का दिया, मैंने कभी नहीं कहा। सर मैं मानता हूँ कि मैं जिस मकाम पर हूँ, मुझे मेरी पार्टी ने पहुँचाया, मुझे अल्लाह ताला ने पहुँचाया, मुझे अपने हल्के के लोगों ने पहुँचाया। मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन उसके बाद भी मैं कहता हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे तन पे कपड़े, मेरे बच्चों के तन पे कपड़े आसिफ जरदारी के। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने ये कहा है। जिसके लिए आप ये कहो कि उसकी बदौलत तुम्हारे तन पर जो कपड़े हैं वो हैं,
जो खाते हैं हम उसकी बदौलत खाते हैं, और फिर उसके खिलाफ जो अल्फाज जो बातें आप इस्तेमाल करो, ये आपका ज़र्फ है सर, किसी और का तो नहीं इस्तेमाल सर। और छोड़ें, अभी चले गए, मैंने एक चीज़ निकाल के रखी थी, 3 लाइनें में पढ़ देता हूँ अगर आप इजाज़त दें सर। ये एक रेफरेंस है नैब का, एक रेफरेंस है, एक लाइन पढ़ देता हूँ, बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन एक लाइन पढ़ती हूँ। पैरा नंबर 18 है सर। That the investigation revealed that accused number 13, Hasnain Mirza, being family member of owners of Messrs OVPL, in active collusion, especially with accused number 1 and 6, remained part of sale proceedings and received 400 million cash from directors of Messrs PVPL. The statement of 164 CRPC of director already recorded, which revealed the said facts. मैंने नहीं कही, ये नैब का रेफरेंस है सर। आप पे तो रेफरेंस ही बना था जब आपको पकड़ लिया था। अभी तक इंतजार कर रहा हूं। अभी तक नहीं। अदी फरियाद टालपुर को भी पकड़ लिया था, कोई रेफरेंस नहीं था। 3000 कहते हैं इधर से, 3 करोड़ रुपए इधर से इधर ट्रांसफर हुए थे अकाउंट में, वो ज़रदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज के। खुर्शीद शाह को पकड़ लिया था, अभी तक पकड़ा है, कोई रेफरेंस नहीं बना। 500 अरब की प्रॉपर्टियां बता रहे थे, 105 अकाउंट बता रहे थे, 1 अरब पे आ गए, 5 अकाउंट पे आ गए, कोई रेफरेंस नहीं है, जेल में पड़े हुए। शर्जील मेमन को पकड़ लिया था, कोई रेफरेंस नहीं था। पता नहीं कितने लोग और हैं जिनकी पकड़ दकड़ लगी हुई है, पकड़ किसी नहीं पूछ रहे। यहां जमानत भी नहीं है, मेरी मालूमात को बता, हो सकता कराई हो खुफिया तौर पर, जमानत भी नहीं है, रेफरेंस है, पकड़ते नहीं है। यही तो हमारा एतराज है कि ये नैब का ड्रामा है, सर से पैर तक का ड्रामा जो है, ये एक तरफ क्यों ऐसे बंद है? ये दीवार लगी हुई इधर, इनकी इधर नहीं देखना है, बस इधर देख रहा हूं। ऑपोजिशन में जिसको रगड़ा लगाना लगाओ, मुझे भी धमकियां देते रहे, अब एक नया ड्रामा चलाने लगे। लेकिन बहरहाल ये भी चल रहा है कि यहाँ 400 मिलियन भी लिए हुए हैं, यहाँ तो ज़्यादा पैसे, लेकिन जो रिकॉर्ड पे 400 मिलियन है, कोई पूछने वाला नहीं है। और यहाँ पे खड़े होकर हमें कहते हैं नहीं पूछेगी, नहीं पूछेगी। अच्छा भाई, आपसे तो पूछते रहे, हमसे पूछ लेंगे। सर हमारे दोस्तों को, हलीम साहब को भी मुझे एतराज़ है, कहते हैं ये हर इशू पे बोलता है, क्यों बोलता है भाई? सर वज़ीर आज़म वज़ीर सेहत हैं, सेहत पे बोलते हैं कभी? सुना है कभी सेहत के इशू पे बोल रहे हो? सर हमारे वज़ीर आज़म तिजारत के भी वज़ीर, आपको पता है सर? कभी देखा आपने बोलते हो? हमारे वज़ीर आज़म ख़ज़ाने के भी वज़ीर हैं, ख़ज़ाने के भी वज़ीर हैं। और वज़ीर ख़ज़ाना हमारे जो वज़ीर आज़म हैं, वो कहते हैं मुझे टीवी देखकर पता चला कि डॉलर महंगा हो गया। और असद उमर साहब ने कहा, मैंने खुद उनको जब डॉलर बढ़ा उनका एतमाद में लिया था कि हो रहा है। सर अजीब बात है, वैसे बस ख़त्म कर रहा हूँ, शायद थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है, कि सर हमें ये कहते हैं कि हम बड़े नालायक हैं, नाअहल हैं, पता नहीं ये बड़े लायक हैं। वफाकी हुकूमत में, वफाकी काबीना में लड़ाइयाँ हैं जो मीडिया की जीनत हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, मीडिया की जीनत है। एक वज़ीर बड़े वज़ीर को कहता है इसको कीड़ा है, माफ़ी चाहता हूँ लेकिन कहा है वज़ीर ने, मैंने नहीं कहा है। सूबाई वज़ीर कौमी वज़ीर को कह रहा है। सर KPK की काबीना में इनकी लड़ाइयाँ हैं। वो तरक्की साहब को कल बैठ के मिन्नतें करके वो राज़ी किया है, शायद बैठ के वो आपस में गवर्नर साहब ने उनकी सुलह कराई कि लड़ाइयाँ मत करो। पंजाब की काबीना में लड़ाइयाँ हैं, बलोचिस्तान की काबीना में लड़ाइयाँ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सूबा सिंध की असेंबली में बैठे हुए पीपल्स पार्टी के मेंबर्स हों या कैबिनेट के अंदर बैठे हुए हमारे वजीर हों, किसी एक फर्द के अंदर जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इन्होंने बड़े शोर मचाए थे कि फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक। हम पहले ही कहते थे भाई एक बंदा ले आओ, नाम तो बताओ ना। कभी कहते थे 6 7 हैं, 8 7 हैं, एक नाम तो बताओ। एक नाम नहीं बता सकते। ये सर कड़ जाएंगे बेचारे, 12 साल करते करते
इंशाल्लाह ताला 2023 में कहेंगे 15 साल से आप थे, फिर जब 23 में हम जीत कर आएंगे फिर कहेंगे 16 साल से आप थे, फिर सर ये 28 में आएंगे कहेंगे 20 साल से आप थे। लेकिन एक फ़र्क होगा सर, ये बात देख लीजिए कि 2008 से लेके इनके नंबर सुकड़ते जा रहे हैं, हमारे नंबर बढ़ते जा रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो 2023 में ही, 23 में नहीं तो 28 में 2-4 होंगे, बाकी सारे फारिग हो गए, कोई नहीं होगा इस असेंबली में। और ये भी फैक्ट है सर, ये मानेंगे नहीं, लेकिन मैं इनको कहता हूँ दिल पे हाथ रखें, कलमा पढ़े, मैंने पहले भी कहा था कलमा पढ़ के दिल पे हाथ रखें। क्या आपको ये कहा गया था कि नहीं कहा गया था कि पीपल्स पार्टी का ये भी गिर रहा है, वो भी गिर रहा है, ये भी गिर रहा है, वो भी, सबको गिरा रहे थे ना आप। इतनी सरपरस्ती के बावजूद आप अपने पिछली असेंबली में जो नंबर था उसको नहीं बचा सके। आप हमें जितना बुरा भला कहें, जितनी तस्वीरें दिखाएं, सब करें, हमारा एहतिसाब करने वाले, आपका एहतिसाब करने वाले सिंध के लोग हैं। और सिंध के लोग इसलिए काबिल फ़ख्र हैं कि उन्होंने जो आपको बैरूनी सहारे मिलते हैं उन सहारों को भी दुत्कारा है और आपको भी दुत्कारा है, और इंशाल्लाह ताला अगले इलेक्शन में और दुत्कारेंगे आप। मैं सर एक तस्वीर दिखा दूं, मैंने कहा मैं वैसे नहीं दिखाता हूँ, एक सिर्फ मैं, चूँकि ये बार बार 3-4 लोगों ने जिक्र किया कि मेरे इलाके के स्कूल में गधे बंधे हुए थे, अब मैं क्या करूँ, उनको नज़र ही एक चीज़ आती है। सर 2016 में एक टीवी वाले ने प्रोग्राम किया, मैं तो सेनेट में था, वो स्कूल में चले गए, गधे बंधे हुए थे, मैं मानता हूँ बंधे हुए थे। सर वो स्कूल सिंध हुकूमत का स्कूल नहीं है, केएमसी का स्कूल है। और ये बात भी मैं रिकॉर्ड में बताऊँ आपको कि एक डिस्पेंसरी का जिक्र भी करते हैं जो वहाँ बराबर में ही है, वो डिस्पेंसरी नहीं है, वो मैटरनिटी होम है सर, उसका नाम है महमूदाबाद मैटरनिटी होम, वो भी डीएमसी का है, पहले केएमसी के थे, अब डीएमसी के पास। मैं यहाँ कह रहा हूँ एमकेएम के लोग चले गए, अपने पूछे डीएमसी के चेयरमैन से, मैंने कितनी मरतबा ज़बानी कहा है और कितनी मरतबा उस यूसी से ख़त लिखा गया है, डाव यूनिवर्सिटी वालों ने ख़त लिखा है कि ये डिस्पेंसरी हमें दे दो, हम इसको ठीक कराएंगे, हम इसको बनाना चाहते हैं, नहीं दी, स्कूल हमें नहीं दिया बनाने के लिए। लेकिन सर उसी स्कूल से 2 मिनट की वॉक पर हलीम आदिल शेख पिछली दफ़ा ये मान के गए थे, मेरे साथ बैठे हुए थे यहाँ असेंबली में, मैंने पूछा था कि स्कूल आपने देखा है, बोला देखा है, मैंने कहा अच्छा है, उन्होंने कहा अच्छा है। सर ये स्कूल है चनेसर गोड का स्कूल, जिसको ये कहता है कि गधे बंधे होते हैं, देख लो भैया ये स्कूल, और ये मैंने नहीं बनाया, पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब 2008 में आई, पीर मजहरुल हक साहब वजीर थे, उन्होंने इस स्कूल का काम शुरू किया। ये एक साइड की तस्वीर है सर ये स्कूल है सर चनेसर गोड का, ये स्कूल है सर जिसको ये कहते हैं, ये भाई इस स्कूल में कभी गधे नहीं होते, माशाल्लाह इसमें हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं। जनाब 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 सर ये है। और मेरे दोस्त कह रहे थे एक तस्वीर दिखाओ, शाहनवाज जदून साहब, इसको मैं गुजारिश करूंगा, एक नहीं आपको मैं सैकड़ों तस्वीरें नहीं दिखाऊंगा, आपको सैकड़ों स्कूल की बिल्डिंग्स की विजिट कराऊंगा जो पीपल्स पार्टी ने पिछले 12 साल में सूबे में बनाए हैं। और सरदार शाह साहब को भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, इन्होंने बिल्कुल राइट डायरेक्शन में एजुकेशन डिपार्टमेंट को चलाया है, और मैं जब आया हूँ तो मेरे लिए बड़ी आसानी हुई है उन चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए। और हमने सर कभी नहीं कहा कि सूबे के अंदर मसाइल नहीं हैं, बिल्कुल मसाइल हैं। हमने कभी नहीं कहा, ना सरदार शाह ने कहा, ना मैं कहता हूँ कि सारे स्कूल ठीक हैं, ना हेल्थ मिनिस्टर साहब ने कहा कि सारे अस्पताल ठीक है, कभी नहीं कहा। सर 49,000 स्कूल्स हैं सिंध में, 49,000 छोटे बड़े मिला के 49,000। अगर कोई ये तवक्को करे कि 12 साल में ये 49,000 स्कूल ठीक हो जाएंगे, कोई नहीं कर सकता भाई। 57 स्कूल आपकी हुकूमतों में एक गांव के अंदर बना के गए हो आप, एक गांव के अंदर जहाँ एक स्कूल होना चाहिए 57 बनाए, उनमें गधे ही बनेंगे ना, बाकी में कौन जाएगा। ज़रूरत एक स्कूल की है। मुझे हैरत होती है एमकेएम के दोस्तों पर भी, जब आते 12 साल में आपने ये दिया, भाई उसका पिछला भी तो बताओ ना, जब तुम थे हुकूमतों में 3 साल, हम 4 साल हमारे साथ हुकूमत में थे, उससे 2002 से लेकर 2008 तक हुकूमतों में थे। आपने कभी बताया कि हम कितना शेयर देते थे कराची के लिए? कभी नहीं बताएंगे ये। सर अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची में काम किया है, और सबसे बड़ी अल्लाह की मेहरबानी ये है कि एमक्यूएम की दहशतगर्दी, एमक्यूएम की दहशत इस शहर से ख़त्म हुई है, तो यहाँ पर कुछ तरक्याती काम होना शुरू हुए हैं। वरना ही किसी को काम करने देते थे, ये ठेकेदारों को उठा लेते थे, ये मजदूरों को उठा लेते थे।
ये काम नहीं करने देते किसी को, हमारे अलावा कोई काम न करे, ये इनकी हालत होती थी सर। तो जब से ये हुकूमत से निकले, जब से इनकी दहशतगर्दी ख़त्म हुई, जब से इन्हें अल्ताफ़ भाई से छोड़ने का इन्होंने ड्रामा रचाया, तब से अल्लाह का शुक्र है कराची शहर में तरक्याती काम हो रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम बड़ा चढ़ाकर और भी काम करेंगे। सिर्फ आखिरी एक बात करके अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। एक दोस्त MQM के कह रहे थे कि यहाँ गैर मकामी लोगों को अफसर लगा दिया जाता है। मैंने सर पिछली दफ़ा भी इनसे पूछा था, मुझे बताओ तो सही कि ये मकामी और गैर मकामी का आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, किसको मकामी कहते हो, किसको गैर मकामी कहते हो? मेरी मादरी ज़बान सिंधी है, मैं पता नहीं कितनी सदियों से कराची में रहता हूँ, मैं मकामी हूँ कि गैर मकामी, मुझे बताएं। जो आदमी सूबा सिंध में कहीं भी रहता हो वो सिंध का मकामी है कि गैर मकामी? मकामी। ये इनसे वजाहत लेनी चाहिए कि आपका कॉन्सेप्ट है क्या मकामी गैर मकामी का। आप किसको गैर मकामी कहते हो? जो यहाँ पैदा नहीं हुआ, जिसका बाप यहाँ पैदा नहीं हुआ, जो किसी और मुल्क से आया है, जो कौन है मकामी गैर मकामी? अगर कोई शख्स मुझे गैर मकामी कहे और वो कहें तो मैं सर क्या करूँ? कराची शहर सूबा सिंध का, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। ये मेरा शहर है, ये सबका शहर है। हमें इस शहर को ओनरशिप देनी है, हमने इसको मानना है। हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सरदार शाह ने ठीक कहा, ये इस शहर में रहने वाले हमारे उर्दू बोलने वाले भाइयों को डरा डरा कर सियासत करते रहे। तुम्हें सिंधी मार देंगे, तुम्हें पठान मार देंगे, तुम्हें पंजाबी मार देंगे, लड़ा लड़ा के डरा डरा के उनको बेचारों को एक तरफ करते। इनकी सियासत खत्म हो जाएगी उस दिन जिस दिन इस शहर के लोग इस नफरत से, इस बुग़्ज़ से, इस तासुब से निकल आएंगे। इसलिए ये चाहते ही नहीं है कि कराची शहर के लोग इस तासुब और बुग़्ज़ से निकलें। ये चाहते हैं कि लोग इसी में दबे रहें, ये चाहते हैं कि लोग इसी में दबे रहें। लिहाजा मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि अल्लाह ताला ने इनको मौका दिया है। सर ये मौका किसी जमात को नहीं मिलता। अनवर ने कहा कि इंडिया से पैसे लेते थे, मैं नहीं कह रहा हूँ। नदीम नुसरत के थ्रू उन्होंने कहा मैं पैसे लेता था, और ये भी कहा कि मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान में जो MQM बनी हुई उसके कौन कौन से लोग इसके अंदर शामिल हैं। इतने बड़े इल्ज़ामात के बाद भी अगर किसी सियासी जमात को इस मुल्क के अंदर सियासत करने की इजाज़त है तो शुक्र अदा करो और सीधे रास्ते पे आ जाओ और छोड़ो इन हरकतों को। इस मुल्क के लोगों को जोड़ने की सियासत करो। अल्ताफ़ हुसैन को लीडर मानना तो छोड़ दिया है, उसकी सोच भी तो छोड़ो ना, उसकी नफरत अंगेज सियासत भी तो छोड़ो ना। बाकी सारी चीज़ें अल्ताफ़ को छोड़ दिया, लेकिन करेंगे वही जो सिखा के गया है। और भाई उसके रास्ते पर चलना है तो हमारे लिए तुम ही अल्ताफ़ हुसैन हो। तो मैं गुजारिश करूँगा इनसे कि कराची शहर पर रहम करें, हैदराबाद शहर पर रहम करें, जहाँ MQM का वोट बैंक था उन लोगों पर रहम करें। बेचारे बहुत मारे गए हैं, बहुत जलील रुसवा हुए हैं, तालीम बर्बाद कर दिया अपने शहर की। अब इस शहर को तरक्की करने दें, अपने लोगों को तरक्की करने दें, अपने वोटरों को तरक्की करने दें, ताकि ये मुल्क तरक्की करे, ये सूबा तरक्की करे। बहुत बहुत शुक्रिया सर।